नमस्कार, बस्तर सियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। आपको याद होगा 25 मई 2013 को एक ऐसी घटना हुई थी बस्तर जिले में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सीनियर वकील श्री संकल्प दुबे से हम चर्चा करने जा रहे हैं और जानेंगे कि क्या वो टेक्निकल पहलू हैं जो इस घटना को लेकर के अभी तक चर्चाओं में हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि कुछ रोज पहले मैं एक पत्रकार है हमारे गिरीश शर्मा, उनसे चर्चा कर रहा था। उन्होंने कुछ राजनीतिक पहलुओं पर यहाँ चर्चा की थी, झीरम घाट के मसले पर लेकर के। आपने झीरम घाट की घटना को पैरवी किया है, आपने झीरम घाट की घटना को बड़े नजदीक से समझा है, परखा है, और हमें ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं, क्यों सजा अभी तक नहीं हो पाई है, फैसला क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। फैक्टर ये है कि झीरम घाटी की घटना होने के बाद में जैसा सबको मालूम है, जनरली पब्लिक कंफ्यूज होती है लीगल मैटर्स पे और समझने की भी आवश्यकता है कि घटना होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कंडक्ट किया था। अच्छा। उस पे कांग्रेस की तरफ से पैरवी की थी मैंने जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की तरफ से, जिसमें 9 बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए थी। अच्छा। होनी थी उस पे, और वो इंक्वायरी कमीशन ने अपना काम किया, कंडक्ट किया, अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और उस बिंदुओं को गवर्नमेंट ने बढ़ा भी दिया है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और उसमें और जांच चल रही है आगे। जब मैं झीरम घाटी की घटना होने के बाद जब पहली बार जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कंडक्ट हुआ तो मुझे उस पे अपीयर होने के लिए कांग्रेस ने बोला और मैं एज अ काउंसिल कांग्रेस की तरफ से। ये कब की बात है? ये 2013 2013 के बाद में जैसे ही जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, मुझे डेट तो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन 10-12 दिन के अंदर ही कंडक्ट हो गया था और उसके बाद हम उसमें अपीयर होना शुरू हुए थे, पहला। दूसरा, उसमें बाद में पुलिस, जो स्टेट पुलिस है, उसके बाद में एनआईए को जांच सौंप दी गई थी और एनआईए ने उसमें जांच की, उसमें अपनी चार्जशीट प्रेजेंट की। जो मुकदमा जनरली जो कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट्स में वहां पे चल रहा है, तो एनआईए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो एक अपने आप में डिफरेंट मैटर है, वो क्रिमिनल मैटर है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन एक डिफरेंट मैटर है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में 9 बिंदु थे और वो जांच के बिंदु थे कि कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, उसमें क्या सावधानी होनी चाहिए, ऐसे कुछ फंडामेंटल बिंदु उसमें थे। और क्रिमिनल मैटर अलग है। क्रिमिनल मैटर जो चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, जिसमें एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस पे कुछ अरेस्टिंग्स की हैं और उस पे जो है मुकदमा चल रहा है। तो उस मुकदमे से संबंधित बहुत जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ना तो एनआईए की तरफ से अपीयर हो रहा था, ना किसी मुलजिम की तरफ से अपीयर हो रहा था। उसमें कांग्रेस का कोई टेक्निकल पार्ट नहीं था। कांग्रेस के लीडर्स उसमें गवाह हो सकते थे क्योंकि वो इंसिडेंट्स के समय में मौजूद थे, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे किसी मुकदमे से नहीं है। हम जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में कांग्रेस की तरफ से अपीयर थे उस वक्त। अब मामला यह है कि सजा किसको होगी। अच्छा जी। अब सजा का फैक्टर यह है कि एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है जी। उस क्रिमिनल ट्रायल पे जिन लोगों को भी एनआईए ने मुलजिम बनाया होगा, उनको अरेस्ट करके लाए होंगे, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है और वहां से वो बरी होते हैं या उनको कन्विक्शन होता है, वो एक अलग फैक्टर है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में किसी को सजा होने का मामला नहीं है। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कुछ 9 बिंदु 10 बिंदु डिसाइड करता है। हमारे समय पे 9 जो पॉइंट्स थे उसको डिसाइड किया गया था और उस पे कमीशन जांच कर रहा था। अच्छा, तो आम भाषा में मैं ये समझूं कि क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो पैरवी कर रहे थे वो नहीं था। देखिए, क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक घटना हुई जी, उसमें कई लोगों की हत्या हुई, ओके, है ना, वो एक मास किलिंग जैसा था, फायरिंग हुई और हत्या हुई है उसमें। तो उसमें पहले तो स्टेट पुलिस जांच कर रही थी। फंडामेंटल अगर कोई घटना होगी तो स्टेट पुलिस उसमें जांच करेगी। बाद में उस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने उसमें चार्जशीट भी पुट अप किया, चार्जशीट अभी मैंने देखी है। एनआईए ने उसमें चार्जशीट भी पुट अप किया है, वो एक अलग मैटर है। उस पर कुछ लोगों को अरेस्ट करके लाए होंगे और उस पर मुकदमा चल रहा होगा, वो क्रिमिनल मैटर है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन एक अलग मामला है। तो सजा का जो मामला है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि किनको एनआईए ने अरेस्ट किया है, उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और उस पे उनको एनआईए अपने मामले को प्रूव कर पाता है कि नहीं, अपने केस को प्रोसिक्यूशन के रूप में प्रूव कर पाता है कि नहीं, वो फैक्टर है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का जो एक अपना जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट था वो एक अलग 9 बिंदुओं पे था। ओके, अच्छा, अभी हम ये समझ रहे हैं कि 9 साल का एक लंबा अंतराल बीत चुका है इसको लेकर के, और उसमें मारे गए जो चोटी के नेता थे उनके कुछ परिवार वाले आज सरकार में हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि फैसले होने में इतनी देरी हो रही है, तो आम इंसान पर क्या इस पे गुजर रही होगी, इस पे कोई टिप्पणी आप बताएं। देखिए, एक समय के बाद 2018 के पहले जब मैं कांग्रेस से अलग हुआ तो उसके बाद मैं उसमें जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में मैं अपीयर होना भी बंद कर दिया था। उसमें हमारे जो कलीग एडवोकेट हैं वो उसमें अपीयर हो रहे हैं, हमारे से सीनियर भी थे वो। और अब ये है
कि जो मैंने आपको बताया कि जो सजा का फैक्टर है जी वो तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के पॉइंट पे डिसाइड होगा कि सजा किसको होनी है, नहीं किसको पकड़ के लेके आया है, उन लोगों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में या कुछ दिन पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, आई थिंक 6-7-8 महीने हो गए, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी था वो मामला, कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि अब तो मैं कमीशन में जो है अपीयर नहीं हो रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से। और रिपोर्ट आने के बाद शायद उसमें जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है, जैसा मैंने पेपर में पढ़ा था, और उस पर फिर से कुछ बिंदुओं को एक्सटेंड करके उस पर जांच की जा रही है। तो सजा का फैक्टर नहीं है इसमें, बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो फैक्टर ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने जो 9 पॉइंट पहले डिसाइड किए थे, उसके बाद शायद और कुछ पॉइंट्स एक्सटेंड किए हैं, उस पर वो जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। ये बेसिकली फंडामेंटल लॉ है, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन जो है वो सीआरपीसी से गवर्न नहीं है। अच्छा, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट से गवर्न है, वो अपने आप में एक अलग मामला है। तो जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे राजीव गांधी असैसिनेशन हुआ था, या और कोई दूसरी जो बड़ी घटनाएं होती हैं, तो जनरली हमारे पास एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन नाम का एक्ट है, उसके तहत जो है गवर्नमेंट वो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है और कंडक्ट करवाती है, और उसकी जो रिपोर्ट्स आती है उसको मानना नहीं मानना गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन नहीं है, लेकिन जनरली उसकी दी हुई सलाहों को, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की दी हुई सलाहों को गवर्नमेंट मानने की कोशिश करती है। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियां इसी वादे के साथ यहाँ पर सत्ता में काबिज हुई थी कि कब हम इस जो बड़ी घटना का न्याय हम दिला सके और दोषियों को सजा मिल सके, बावजूद इसके कि अभी तक कोई सजा, कोई मुकर्रर नहीं हुआ है। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं संकल्प दुबे जी से, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है इसमें। सर, मुझे ऐसा लगता है कि सजा या वर्डिक्ट वाला इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये मेरा खुद का विचार है, कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसपे जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हो पाई। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जैसे मुझे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये घटना पूरे देश को हिलाने वाली घटना थी। सीनियर लीडर्स खत्म हुए हैं, इसमें षड्यंत्र की भी बात भी निकली थी। हाँ, मैं आता हूँ उसमें। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत सारे लोगों का बयान होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए थी, बहुत सारे एंगल्स पे जांच होनी चाहिए थी। मैंने जब एनआईए की चार्जशीट देखी थी, तो मुझे वो चार्जशीट इंटरनेट से डाउनलोड की थी मैंने, वो चार्जशीट भी मैंने जब देखी एनआईए के उससे निकाल के, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे फैक्टर्स पे ठीक से जांच नहीं हो पाई है। तो आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे इस मामले में, उनका बयान होना चाहिए था। बिल्कुल, ये मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने सीनियर लीडर्स से सबसे कहा, और वो एग्री भी थे उस बात पे, हमेशा मेरी बात पे एग्री किया सीनियर लीडर्स ने, कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान होना चाहिए था। मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि उस समय के होम मिनिस्टर का बयान होना चाहिए था, उस समय के डीजी का बयान होना चाहिए था। मेरे ख्याल से डीजी का बयान हुआ कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, मेरे अलग होने के बाद शायद हुआ भी हो, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए थी, बहुत सारे फैक्टर पे जांच होनी चाहिए थी। फोर्सेस समय पे क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जीरम दरभा का जो पोर्शन है वो बहुत दूर नहीं है जगदलपुर, बिल्कुल है ना। 2013 का भी समय था, ठीक है, आपके पास जो भी सुविधा थी या जो भी था, आप चॉपर का यूज क्यों नहीं कर पाए। ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, ये मेरे व्यक्तिगत क्वेश्चंस हैं, जो मेरे अंदर से फाइल को पढ़ने के बाद में और मुकदमे को देखने के बाद में समझ में आया। कितनी देर फायरिंग चलती रही, आप अगर शायद, मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पे अगर फोर्सेस मूव कर जाती तो कैजुअलिटीज कम होती, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारे बिंदुओं पे जांच होना चाहिए था। अब रिपोर्ट क्या आया है वो तो मैंने देखा नहीं है कि अभी इसमें क्या रिपोर्ट आई है, और 2015 के बाद जो इंक्वायरी कमीशन की हियरिंग्स हुई, किस लाइन पे चल रही थी, उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे जांच होनी चाहिए थी। रही बात षड्यंत्र की, अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी पार्ट को जांच करने का जो पावर है वो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के पास में कम है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ 9 बिंदुओं पे 10 बिंदुओं पे जांच कर रहे थे। अब जो उन्होंने एक्सटेंड किया होगा कि उसमें कौन सा पार्ट कॉन्स्पिरेसी का है, क्या है, लेकिन जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो एनआईए था या जो लोकल पुलिस थी उस समय, उनको ये जांच करना चाहिए था कि कॉन्स्पिरेसी पार्ट है कि नहीं है। तो मैं ढिलाई शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी, ना तो पुलिस के द्वारा किया गया, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, और एनआईए ने भी जो जांच की, मैं व्यक्तिगत रूप से उस जांच से संतुष्ट नहीं थी। सर, ये बताएंगे कि उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आई, और कांग्रेस इसी वादे के साथ सत्ता में आई थी कि हम झीरम की जांच करवाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, जैसे अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज कहती आई हैं। इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मुझे ये लगता है, ये दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट। अब क्या है, 2013-25 में की घटना है,
उस समय सेंट्रल में यूपीए की गवर्नमेंट थी जी। और कांग्रेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन था उस समय। घटना हुई, लोकल पुलिस ने जांच शुरू की, उसके बाद एनआईए को ट्रांसफर किया गया। 2014 में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बदल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। यहाँ पे कंटिन्यूसली भाजपा की सरकार थी। तो कांग्रेस आज सरकार पे आई है और कांग्रेस क्रिमिनल पार्ट पे कितना जांच कर पाएगी, ये एक फैक्चुअल बात है। कांग्रेस अगर जांच भी करना चाहेगी तो कांग्रेस के साथ में एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ में प्रॉब्लम है कि अगर वो जांच करना भी चाहें तो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जांच करना आज के तारीख में बहुत कठिन है। 9 सावन निकल गए, 2013 की घटना है। वहाँ के पेड़ों में, वहाँ के जंगलों में 9 बार पत्ते बदल गए होंगे मुझे लगता है, अगर हम 9 सावन की बात करें तो। अब आप किस चीज की जांच कर पाओगे? तो ये जांच की जो लायबिलिटी थी, नेचुरली ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूसली बनी हुई थी जब तक वो सरकार पे थे। 13, 14, 15 का जो समय था, देखिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इन्वेस्टिगेशन करना एजेंसीज के लिए कठिन होता जाता है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है, एविडेंसेस टेम्पर होते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। फैक्ट्स तो चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस चेंज होते हैं, जनरल एविडेंसेस कोलैप्स होने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन पे बहुत नेचुरली लायबिलिटी जो थी वो उस वक्त की सरकार की थी। 13-14 जो सरकार थी उस वक्त की सरकार की लायबिलिटी थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या किसी भी सरकार रही हो। उस समय उनकी सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसकी जांच कैसे हो। मैं एनआईए तो इसी वाले के मैं आ रहा हूँ उस बात पे। एनआईए भी के विषय में अगर हम बात करें कि एनआईए को जांच सौंप दी गई थी, तो एनआईए भी जो थी 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में थी। तो जांच का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वेरी नेचुरली ये उन लोगों के हाथ में थे जो उस समय सत्ता में थे। अब कांग्रेस 2018 में सरकार में आई। 18 में सरकार में आने के बाद में नेचुरली क्रिमिनल पार्ट पे जांच कर पाना बहुत कठिन है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे भी क्या जांच होना है ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, कांग्रेस के जो आला नेता है उनको डिसाइड करना है, सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन अब कठिन है उस किसी भी विषय पे जांच कर पाना। अब कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, उस पे जांच किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली फील्ड पे और लोकेशन पे जाके या उससे रिलेटेड फैक्टर्स पे अब जांच करना 9 साल बाद बहुत कठिन है। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का मेंबर रहा हूँ या मैं कांग्रेस की तरफ से मैंने पैरवी की है, अब तो मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ। एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में कह रहा हूँ, मैं कानून की जानकारी के आधार पे कह रहा हूँ, जितना मैं कानून समझता हूँ, कि अब कांग्रेस के लिए या 2018 में भी कांग्रेस के लिए जांच करना कठिन था, क्योंकि जांच करने का जो वक्त था टेक्निकली वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में था। 13 के बाद आप फिर सरकार पे थे, 14 में सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी आपकी गवर्नमेंट थी, नीचे भी आपकी गवर्नमेंट थी स्टेट में, तब आपको जांच करना चाहिए था, दोषियों को पकड़ना चाहिए था। एनआईए किसको पकड़ के लेके आई? किसी सॉलिड कॉन्क्रीट एक्यूज्ड को एनआईए पकड़ के लाई होती तो मैं समझता कि नहीं यार आप अरेस्ट करके लाए हो किसी में। तो कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेशन जो था वो तो उस वक्त की सरकार के हाथ पे था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके पास थी 2014 से, स्टेट गवर्नमेंट में भी आप थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो आपको जांच करना चाहिए था, जो भी इन्वॉल्व था उसको पकड़ना था, अरेस्ट करना था, जेल में डालना था। कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ना इस वक्त मुझे सही नहीं लग रहा है। 2018 में भी कांग्रेस आई है, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ना कि वो जांच नहीं कर पाई, ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि हम आएंगे और जांच कराएंगे। कॉन्स्पिरेसी पार्ट पे आप जांच कर सकते हो आज भी, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कौन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था और कौन उस पर इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट्स लोगों के नहीं हुए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आम इंसान की हैसियत से कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे और उस घटना से जुड़े लोग आज सरकार में हैं, बावजूद इसके कि फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था पर एक चूट है। नहीं, मैं आपको बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसले वाली कोई बात नहीं है जी। क्रिमिनल पार्ट जो है, आम इंसान तो इसी की बात, हाँ, एक आम आदमी उसको नहीं समझ पा रहा है। आप मैं इसीलिए बैठे हैं कि आपके वीडियो को देखने के बाद आम लोग उस चीज को समझ पाएंगे, पब्लिक हमारे शहर की जो है, हमारे बस्तर की उसको समझ पाएगी। क्रिमिनल पार्ट एक अलग मैटर है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों को अरेस्ट किया और वो मुकदमा एनआईए कोर्ट में जगदलपुर में चल रहा है। फंडामेंटल मैटर यही है कि इंक्वायरी कमीशन जो कंडक्ट होता है, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपता है और गवर्नमेंट को सौंपने के बाद गवर्नमेंट उनके सजेशंस को उस रिपोर्ट में दिए हुए फैसले को, सजेशन को फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंगली जांच करती है। ये चलिए, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे जरूर भेंट करेंगे। फिलहाल देखते हैं झीरम घाट का फैसला कब आता है, क्या हो सकता है झीरम घाट की घटना। एक छोटा सा मैं आखिर में सवाल ये करना चाहता हूँ, इस तरह की मास किलिंग को लेकर कानून में क्या प्रावधान होते हैं?
देखिए, मास किलिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आप हत्या करोगे तो 300 तो लगेगा आपके ऊपर में आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, वो तो एक फंडामेंटल मैटर है। लेकिन मेरा बस्तर का व्यक्ति होने के नाते यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं मैं रहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब ये 25 मई की घटना हुई तो हम लोगों ने सब कुछ आंख से देखा। मैं उस वक्त उस घटना में शामिल तो नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल से लेके पूरे समय तक हम लोग सब साथ में थे, सारे लोग थे और हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे। तो लोगों को लाना ले जाना, स्ट्रेचर में डालना, वे सारी चीज़ों में हम लोग सब साथ में थे। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार ने सुरक्षा में जो है वो ढील बरती थी। सुरक्षा देना, इतने बड़े बड़े नेता थे उसमें, नेता प्रतिपक्ष थे, कर्मा जी थे, नंद कुमार पटेल जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे वो, और शुक्ला साहब थे उसमें, अन्य दूसरे भी जो है दूसरी पंथी तीसरी पंथी के उसमें लीडर्स थे, और एक ऑपोजिशन पार्टी का प्रोग्राम चल रहा था। परिवर्तन यात्रा के विषय में सबको जानकारी थी। 25 मई के पहले तक की परिवर्तन यात्राओं में तो हम खुद स्वयं शामिल थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की सरकार ने जो ढील बरती सुरक्षा देने में, अगर वो ढील नहीं बरती होती सरकार ने, या उनका इंटेलिजेंस सही होता, मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस का फेलियर, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस चीज को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझा, कि आपका इंटेलिजेंस भी फेल था उस समय में, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसीड करने में भी जो है ना लोकल फोर्सेस ने और लोकल पुलिस ने उस समय बहुत वक्त लगा दिया, वरना कैजुअलिटी कम होती। बिल्कुल, बहुत सारे जो बातें हैं, मैं बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर जो विटनेसेस हैं, जो उस समय घटना में शामिल थे, कुछ लोगों ने बताया कि हम थाने में जाके चिल्ला रहे थे दरबार की, वहाँ फायरिंग शुरू हो गई है, चलो वहाँ फायरिंग शुरू हो गई है, और थाने से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। ये सारी जो चीजें हैं, कई सारी स्टेटमेंट्स भी हैं लोगों के, और जो लोकल हमारे जो कार्यकर्ता थे या हमारे जो लीडर्स थे, बाद में उन लोगों ने जो मुझसे ऑन चैम्बर चीजें डिस्कस की हैं, मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कह पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही समय पे सही तरीके से प्रोसीड कर दिया जाता तो कैजुअलिटीज कम होती। ये व्यक्तिगत रूप से मुझे मानना है। बहुत जनरल सी बात है, लोग कहते हैं, ये तो एक जनरल शहर में घूमने वाला भी कहता है कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ा देते आप, अब इसका टेक्निकल फैक्टर मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो शायद उसका एक असर होता। अगर फोर्सेस सही समय पे अप्रोच कर जाती तो उसका एक बड़ी घटना नहीं होती, कैजुअलिटीज कम होती। मुझे लगता है घटना तो हो चुकी थी, कैजुअलिटीज कम होती, बहुत समय मिल गया मुझे लगता है नक्सलियों को कैजुअलिटी करने का वहां पे, और जो सारी बातें निकल के आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय मिल गया, बहुत सारी घटनाओं को करने का, बहुत कैजुअलिटीज करने का टाइम मिल गया, क्योंकि जो गार्ड्स उनके साथ रहे होंगे वो इतने इक्विप्ड तो नहीं थे कि वो कंटिन्यूसली उनके साथ लड़ते जाए। वेपन्स और बुलेट्स का भी एक इशू रहता है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पे जांच होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इन सब बातों पे जांच होनी चाहिए कि कैजुअलिटी जो हुई हैं, जो डेथ्स हुई हैं, जो सब कुछ हुआ है, बड़े बड़े पॉइंट्स पे तो जांच हो रही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आपको जब कब खबर मिल गई, कब आप निकलने में क्या आपसे देरी हुई, किससे आपने बात की, क्या कहाँ से क्या एम्बार्गो था, कहाँ से रुकावट थी, क्यों आप बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टूड है कि जगदलपुर से या जगदलपुर के रिलेटेड पार्ट से जहाँ पे भी कैंप्स रहे होंगे या फोर्सेज रही होंगी, अब इस बात की जानकारी तो हमको नहीं रहती कि कहाँ फोर्सेज हैं, वहां से जीरम कितना दूर था, वहां आप अप्रोच क्यों नहीं कर पाए, तो एक जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस और ढिलाई तो हुई है। अगर वो नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि कैजुअलिटीज जो है वो कम होती, बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। उस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, ये थे संकल्प दुबे जो हमें बता रहे थे टेक्निकल पक्ष और झीरम घाट से जुड़ी कुछ अहम बिंदुओं पर। सर, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ अवश्य। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।